आप जाने जाते हैं गुण इकोनॉमिक्स को आसान करके आम भाषा में आम आदमी तक समझाने के लिए। अभी 2 दिन हो गए हैं बजट आए हुए, लेकिन फिर भी आम आदमी चक्कर काट रहा है कि भाई ये बजट कैसा था, क्योंकि इसको लेकर बटी हुई राय आ रही है। आपको ये बजट कैसा लगा? धन्यवाद। हमारी पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, 5वीं दफा उन्होंने बजट दिया है। मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन नहीं, स्लोबलाइजेशन। दुनिया पूरी स्लो हो रखी है इस समय। उस स्लो दुनिया में जॉब ले ऑफ, पैंडेमिक और इन्फ्लेशन बहुत रहा। यूक्रेन रशिया के वॉर का बहुत इफेक्ट रहा। अमेरिका के अंदर 0.5% से 4.5% तक जो है इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता रहा है। आपको अगर दुनिया की इकोनॉमी को समझना है, पहले 2 इकोनॉमी को देखो, एक अमेरिका की, एक चाइना की। दोनों मिलकर के दुनिया की 46% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका की हालत खराब थी क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जॉब की दिक्कत रही, और चाइना तो आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी रही पैंडेमिक के कारण। उस दौरान भारत फिर भी अच्छा रहा, यहां कंजम्पशन चलता रहा, यहां टैक्सेस अच्छी तरीके से लिए गए, काफी कलेक्शन रहा, टैक्सेस का ग्रोथ हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया। फिस्कल डेफिसिट को समझ लो आप। फिस्कल क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आय और व्यय, क्या आया और क्या गया। अगर ज्यादा आया कम गया तो फिस्कल सरप्लस। भारत को आप एक कंपनी की तरह देखो, कॉर्पोरेट की तरह देखो। भारत कमाता भी है, भारत खर्चा भी करता है। भारत जब कमाता ज्यादा है, खर्चा कम करता है तो फिस्कल सरप्लस। भारत जब कमाता कम है, खर्चा ज्यादा करता है तो फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा देश फिस्कल डेफिसिट में ही चल रहा है। हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है। निर्मला ताई ये बात समझ गई हैं कि खर्चे घटाना मुश्किल है, इनकम बढ़ाना आसान है। उन्होंने इनकम बढ़ाने पर काम किया। उन्होंने 25% ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया, बोथ डायरेक्ट और जीएसटी दोनों कलेक्शन बहुत अच्छा रहा हमारे देश के अंदर। निर्मला ताई इस बात को समझ सकी, फिस्कल कंसोलिडेशन उन्होंने किया। और यही अगर आप देखा जाए आजू बाजू के देशों में, आपको जानना जरूरी है कि 2023 के अंदर जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो जानना आपको समझना है। उससे आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। यूएस का 1%, चाइना का 4%, जर्मनी माइनस में, जापान 1.5%, यूके 0.5% भी नहीं है, और इंडिया 6.25% पे रहा, या 6.1% बोलूंगा। तो इस समय अगर आसपास का हाल बेहाल है, हमारी चाल फिर भी बेमिसाल है क्योंकि हमने केपेक्स पे अच्छा पैसा लगाया। और इस दफा भी अगर आप देखोगे, पहले 4.25 लाख करोड़ था, उसके अगले साल जो है 7.5 लाख करोड़ था, और इस साल 10 लाख करोड़ पे चले गए। तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि जब आप कोई खर्चा करते हो, किसी को कुछ फ्री में देते हो, तो 1 रुपया फ्री में देने से 90 पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब आप केपेक्स पे लगाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हो, तो 1 रुपया खर्च करने से 3-3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो जब आप कर्जे में डूब रहे हो, तो वो भी समझना है कि 2 प्रकार के कर्जे हैं। एक फालतू बांट देने के कारण कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर, और एक ऐसा कर्जा चढ़ा जो आपको कमा के देगा। तो हमारी सरकार उस विषय में बुद्धिमान रही है। उन्होंने वो कर्जा चढ़ाया है जो हमारे को कमाई देगा। पीछे कोविड को अच्छा संभाला ही संभाला है। जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन जो था 10.5 लाख करोड़ से 13.5 लाख करोड़ पहुंच गया। 25% ज्यादा कलेक्शन किया, कमाई करी है। वरना श्रीलंका को देख लेते आप, श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी, उनका राष्ट्रपति भाग गया। आपने देखा श्रीलंका के अंदर 302% इन्फ्लेशन रहा। बाजू में बांग्लादेश है, उसको समझना जरूरी है। वहां पे एक्सपोर्ट समाप्त हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, देश डूब गया। 48% वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और पाकिस्तान तो साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी है ही। पाकिस्तान में तो केवल $4 बिलियन बचा है इस समय, यानी कि 3 हफ्ते का इंपोर्ट। उसके बाद पाकिस्तान किससे भिक्षा मांगेगा समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन इस समय 88% रहा है। जबकि आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ, लेकिन केवल 9.5% हुआ, और बल्कि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहा हमारे। और फॉरेक्स भी हमने काफी कंट्रोल में रखा। 6ठे नंबर पे आते हैं हम दुनिया के अंदर। आप इसको देखेंगे तो बजट ये है, आज आप लगभग 10-12 राज्यों के अंदर इलेक्शन आने के बावजूद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में पूरे में इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, बावजूद उसके सरकार ने फ्री में कुछ नहीं बांटा। तो थोड़ा करेज दिखाया सरकार ने। करेज वाली सरकार है, कर्जा कम करने वाली सरकार है। जी धन्यवाद। जी विवेक बिंद्रा जी, एक आम आदमी के लिए ठीक है सब, आपको लगता है सरकार ने समझदारी से खर्चा किया है, और जब दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है तो हम लोग भले ही सुस्त रफ्तार से सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्या ये बजट नौकरियां जनरेट करेगा? क्योंकि एक आम आदमी कहता है कि ठीक है भाई, मैं महंगाई झेल लूंगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, लेकिन मुझे पैसे तो दे दो, यानी मुझे नौकरी तो दे दो। आपको लगता है कि ये बजट रोजगार जनरेट करने वाला है? देखिए, बजट रोजगार तब जनरेट करता है जब 2 जगह पैसा लगाया जाए, एक एमएसएमई और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया, उससे सर्टन रूप से इंपैक्ट आएगा।
एमएसएमई हमारे देश में छोटा व्यापारी 13 करोड़ है। ये वो है जो 45% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हमारे देश का। ये वो है जो जीडीपी को 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50% का लक्ष्य रखा गया है। ये वो है जो हमारे देश में 40% एक्सपोर्ट कर रहा है। छोटा व्यापारी ही है जो 95% इंडस्ट्रियल यूनिट बनाता है। तो जो भी रोजगार होगा, आज छोटे व्यापारी 40% लोगों को रोजगार दे रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो जो भी होगा वो यही दो जगह से होगा, एक एमएसएमई से और एक इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाँ, अब ये है कि इसमें इन्होंने ईसीएलजीएस पे काम किया है, लगभग ईसीएलजीएस को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, जो कि क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होती है, जिसका 89% छोटा व्यापारी फायदा उठाता है। छोटे व्यापारी ईमानदार है, वापस करना चाहता है पैसा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता क्योंकि उसका पैसा बाजार में फंस जाता है। आप जानते हैं आज रॉ मटेरियल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, सब जगह इस्तेमाल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में, रोड में, केमिकल में, डाई में होता है। तो छोटे व्यापारी को मदद की जरूरत है, जिसके लिए स्टील प्राइस, कमोडिटी सब महंगा होता चला जा रहा है, और लेकिन उसकी पेमेंट डिले हो जाती है बाजार में, उसको कोई पेमेंट टाइम से वापस नहीं करता, उसका रोटेशन फंस जाता है, उसका साइकिल फंस जाता है। एमएसएमई समाधान योजना भी उस पर अच्छा काम नहीं कर पा रही है। एमएसएमई समाधान योजना भी काफी वीक रही है। बैंक की इंटरेस्ट और ईएमआई चलती रहती है, उसका धंधे में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए छोटे व्यापारी के लिए मैं कहूंगा, जैसे चेक बाउंस के लिए सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी कि चेक बाउंस होते ही क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसे ही छोटे व्यापारी की पेमेंट कोई अगर बड़ा कॉर्पोरेट डिले कर दे तो उसको भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए, छोटे व्यापारी ठीक हो जाएगा, तो नौकरी अपने आप मिलने लग जाएगी। आज कितना बड़ा जीएसटी कलेक्शन वहां से हो ही रहा है हमारे देश में। तो मैं यही कहूंगा कि दो चीजें हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक छोटा व्यापारी है। अगर ये दो चीजें ठीक हो जाती हैं तो काफी असर आ जाएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जब आप बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, भारत परिमाला योजना पे काम कर रहे हैं आप, उससे क्या होता है? क्षमा चाहता हूं, कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं आप ही की बात में एक्नॉलेज कर रही थी। जी बोलिए। अमेरिका में सड़कें इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है। अमेरिका एक अमीर देश इसलिए क्योंकि अमेरिका में सड़कें हैं, और सड़क होने से व्यापार बढ़ता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जॉब क्रिएशन होती है, जिसपे 10 लाख करोड़ रुपए लगाया गया, जिसपे लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। इसी का इंपैक्ट है जिससे मटेरियल, जॉब क्रिएशन, लेबर सब आती है। स्टील, सीमेंट, वुड, माइनिंग, टाइल, सैनिटरी वेयर, पेंट, अर्थ मूवर, बड़े बड़े जेसीबी, मशीनें, इंजीनियर, कंसल्टेंट, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लेबर, रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट देखो, ये जो भारत परिमाला योजना है कि भारत में माला की तरह एक सड़क को बना दिया जाए, पूरे के पूरे भारत को कनेक्ट कर दिया जाए, इसी से असली फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, छोटा सा नोएडा एक्सप्रेसवे, आपका दफ्तर नोएडा में है शायद, इसलिए बता रहा हूं, छोटा सा नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर का, लेकिन फर्क क्या पड़ा उससे? 1 करोड़ स्क्वायर फीट के ऑफिस आ गए, 1 लाख से ज्यादा वहां पे ऑफिस वर्कर आ गए। टीसीएस, एचसीएल, सैमसंग, जेनपैक सब वहां काम करते हैं। 1 लाख से ज्यादा मकान बन गए वहां पे, खूब रेस्टोरेंट, होटल, फूड चेन सब आ गए। तो अगर जब ये सड़क बनती है तो सब कुछ होता है। ये 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड सब बना रहे हैं, इसी से ही नौकरियां बनेगी। तुरंत नहीं दिखेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। और जो है बाकी राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। और रोड पे, रेल पे, एयरपोर्ट पे, मास ट्रांसपोर्ट पे, सीवेज पे, जितना समुद्री जहाज, अगर ये जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, नौकरियां बढ़ेंगी। वही हमारे रेलवेज में भी हुआ है, 9 गुना ज्यादा इंक्रीज किया गया है 2013-14 के मुकाबले जो बजट रहा है इस बार। इस समय 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है कि एक्सपोर्ट बढ़ाइए, एमएसएमई को बढ़ाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, नौकरी तभी मिलती है। विवेक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है इस बजट को लेकर। ब्रेन ड्रेन हिंदुस्तान से एक बड़ी दिक्कत है, एक बड़ी समस्या है, और उसको लेकर अगर एजुकेशनल सेक्टर में कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं सरकारें, जितना काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप कैसे देखेंगे इस बजट को एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से? आप हेल्थ और एजुकेशन दोनों के लिए पूछ रहे हैं? हेल्थ भी। हेल्थ हमने कोविड में देखा, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। हालांकि कई बड़े डेवलप्ड कंट्रीज का भी सिस्टम कोलैप्स करा था, लेकिन तब हमें महसूस हुआ था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें हेल्थ पे बहुत एक जिसे कहते हैं बुलेट की रफ्तार से काम करने की जरूरत है। वो सब चीजें आपको इस बजट में नजर आती हैं? उनको लेकर कोई योजना, कोई सोच? जी, देखिए, हेल्थ केयर एक इकोनॉमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में 50 लाख नौकरियां दे पा रहा है हेल्थ केयर, और ज्यादा किया जा सकता था। एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्सेज, डॉक्टर्स को। हमारा देश 45वीं रैंक पे है 190 देशों के अंदर। पहले ये समझ लीजिए, हमारे देश को 20,70,000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 8.5 लाख डॉक्टर है। चाहिए 20 लाख है हमको। आज सरकारी अस्पताल में WHO बोलता है एक डॉक्टर 1,000 पेशेंट देखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर 11,000 पेशेंट देखता है। डॉक्टर के पास समय नहीं है। मरीज ऐसे पड़े जैसे ठेले के ऊपर सब्जी का ढेर। एक बेचारा डॉक्टर किस की करेगा केयर? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है।
हमें चाहिए 11 लाख डॉक्टर, पर सीटें ऐड करी गई केवल 11,000। 11 लाख 11,000। तो उसका अर्थ यह है कि हम हेल्थ केयर में बहुत पीछे हैं। नर्सेज हमें जितनी चाहिए उसकी आधी है हमारे पास। 1,25,000 आईसीयू बेड है, हमें 7 लाख आईसीयू बेड चाहिए। तो भारत जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। आपको यह समझना है, पर पर्सन जो स्पेंड है वो अमेरिका का $11,000 है, स्विट्जरलैंड का $10,000 है, नॉर्वे का $8,000 है, और हमारे भारत का केवल $64 है। तो जो पर पर्सन स्पेंड है, हम लोग घाना, कीनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया जैसे अफ्रीकन देशों से भी पीछे चल रहे हैं जी। इसलिए इस एरिया में मैं चाहता हूं कि सरकार को और काम करना चाहिए था। सरकार ने कुछ काम किया, सिकल सेल एनीमिया पे काम किया, लोगों का टेस्ट करने पे काम किया, कुछ नर्सेज बढ़ाने के लिए 157 नर्सेज कॉलेज भी बनाए हैं, 1250 करोड़ रुपया R&D पे दवाइयों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है जो कमी है उसमें 70% टोटल हेल्थ केयर स्पेंड प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। सरकार ने अभी कम पैसा लगाया है, 3.9% से 6% बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन अगर कुछ इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट दे दें और मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करें अगर, जी जी, है ना, उससे काम चल सकता है। मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, प्राइवेट प्लेयर को बोले मेडिकल टूरिज्म के लिए काम करें। और जहां तक आपने एजुकेशन पे पूछा, अगर आप अलाउ करें तो मैं एजुकेशन पे चर्चा करता हूं। 45,000 डिग्री कॉलेज हमारे देश में, 1,000 यूनिवर्सिटी है, और आज भी हमारा देश जीडीपी स्पेंड एजुकेशन पे बहुत कम कर रहा है। आज आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि हम बच्चे पर टीचर कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में 15 बच्चों पे एक टीचर है। भारत अभी बहुत दूर है। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि हम एडटेक कैपिटल बन गए हैं दुनिया की, लेकिन 6,000 स्कूल ऐसे हैं हमारे देश में जहां बिल्डिंग भी नहीं है। हम एडटेक कोर्स में 77,000 करोड़ रुपया एडटेक में इन्वेस्ट हुआ, लेकिन 77% हमारे देश के जो स्कूल हैं उसमें बिजली तक नहीं है। तो बहुत दूर हैं अभी हम लोग। डिजिटल एजुकेशन को हम प्रमोट करते हैं, पर 9.5 लाख बच्चों के पास स्कूल के अंदर, 9.5 लाख स्कूल के अंदर कंप्यूटर तक नहीं है। 87% स्कूल के अंदर हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो अभी हम लोग बहुत दूर हैं। इसमें केरला ने अच्छा काम किया, आंध्रा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने ठीक ठाक किया। उत्तर प्रदेश सबसे खराब चल रहा है इस विषय में। उत्तर प्रदेश को काम करना चाहिए। केरला में टेक्नोलॉजी शुरू से इंप्लीमेंट करी गई है। अगर आप इंडिया और यूएस को देखेंगे तो बहुत फर्क है आज इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो इंडिया है $3.5 ट्रिलियन लगा रहा है, और अमेरिका $23 ट्रिलियन एजुकेशन पे खर्च करता है। यहाँ पे पढ़ाई तो फ्री है, लेकिन पढ़ाई होती नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चा पहुंचता ही नहीं है क्लासरूम के अंदर। तो मैं चाहता हूं जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने रोल आउट की, उसका एग्जीक्यूशन कमजोर है। वो अभी पूरी तरह रोल आउट नहीं हो पा रहा है, या शुरू भी ढंग से नहीं हुआ है। राइट टू एजुकेशन भी ढंग से, तो एनईपी के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए अलग से टीम बनानी चाहिए। इसकी एजुकेशन की एग्जीक्यूशन बहुत तेज चाहिए। मैं कहूंगा कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनईपी इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग होना चाहिए। आज 1,12,000 करोड़ रुपया हमारी जीडीपी का आपने इन्वेस्ट तो किया है, वो अमाउंट बढ़ा के इन्वेस्ट किया है, पर अभी भी इस पे बहुत काम करना बाकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एडटेक पे सब्सिडी दीजिए। आप एजुकेशन पे 18% क्यों इस समय जीएसटी चार्ज कर रहे हैं जी? आप सस्ती एजुकेशन को जीएसटी से बाहर कर दीजिए। एक बच्चे को 18% से 3% या 5% पे ले आइए, और हो सके तो इसमें से जीएसटी हटा दीजिए। और बल्कि एक आदमी अगर खुद से पैसा लगाना चाहता है अपस्किलिंग के लिए, उसको टैक्स बेनिफिट दीजिए। बहुत से कोर्सेज मिल रहे हैं बाजार में, बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। अगर वो अपने कोर्स पे इन्वेस्ट करता है तो उसको 80C की तरह टैक्स में अगर बेनिफिट दे तो उससे बहुत फायदा होगा। चलिए, तो थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कुल मिलाकर एक प्रोग्रेसिव बजट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की नजर में इस सरकार का उन्हें नजर आया। डॉक्टर बिंद्रा, न्यूज नेशन पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिंद्रा, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन प्लीज? हाँ जी, नेक्स्ट वन शुरू कर लें। आई वोंट टेक मोर देन 15 मिनट ऑफ योर्स। हाँ, उसमें हाँ पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं बस, क्योंकि उसकी ओपनिंग हाँ, फ्रेश होगी ना। थोड़ा बस उसमें आपकी आवाज कटती है। हाँ, मैं ट्राई करूंगा जी। चले, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ आज न्यूज नेशन पर जुड़ गए हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन दिनों डॉक्टर बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक डिबेट चली हुई है, तो हमने सोचा कि आप जो हैं भगवत गीता, महाभारत, आध्यात्म, मोटिवेशन, तमाम पहलुओं पर खुल के बोलते हैं। लोग आपके कही हुई बातों को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, वायरल भी होते हैं आपके कोट्स। तो हमने सोचा क्यों ना जो ये विवाद चल रहा है उस पर आपकी राय जानी जाए। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर, उनके
दरबार को लेकर, दिव्य दरबार में, जहां पर वो कहते हैं कि सनातन ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है, भगवान बालाजी और हनुमान जी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस गद्दी पर, कि उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये जो है चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग है और इस तरह से लोगों को बहलाना नहीं चाहिए, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वो भी बटे हुए हैं, कोई कहता है कि नहीं भाई सनातन में शक्तियां हैं, कोई कहता है नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं? मैं बागेश्वर बाबा धाम को ज्यादा बहुत जानता नहीं हूं, पर आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकता हूं। ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक शक्तियां होती हैं। आध्यात्म इनसे थोड़ा और ऊपर माना जाएगा। ये शक्तियां सिद्धियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं और ये शक्तियां भी भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। अभीमा, लगीमा, वशयिता, कामा वशयिता, बहुत 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि। अब वो सिद्धियां, अगर उसमें से कोई सिद्धि उनके पास है या नहीं है, इसकी मुझको जानकारी नहीं है। हाँ, पर यह सिद्धि के माध्यम से आप ये काफी तपस्या करके भी मिलती है और भगवत कृपा से भी प्राप्त हो सकती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अध्यात्म इनसे बहुत ऊपर है। एक सिद्धि से आप बहुत छोटा काम कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में आप जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति को चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका भगवान के साथ भगवत प्रेम हो जाता है और भगवत प्रेम जो है, जो आध्यात्म है, एक आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता एस्टैब्लिश होना, वो इनसे थोड़ा और ऊपर की बात है। डॉक्टर बिंद्रा, जो रैशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शक्तियां, जिनको आपने कहा कि जो भौतिक शक्तियां हैं ये होती हैं, क्या ये भौतिक शक्तियां जो हैं वो मन की बात जान लेती हैं, लेकिन क्या मेरा इलाज भी कर सकती हैं? क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपकी बीमारी का इलाज इसमें छिपा है, आपकी परेशानी का इलाज इसमें छिपा है। क्योंकि मन की बात तो माइंड रीडर भी जान लेते हैं। वो कहते हैं मन की बात अगर जान रहे हैं तो एक कला है, ये आर्ट है, एक माइंड रीडर के पास भी है, जो जगह जगह जाके शो करते हैं, बड़े पॉपुलर, इंटरनेशनली भी कई माइंड रीडर्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसे सनातन से मत जोड़िए, इसे आर्ट कहिए, कला कहिए, क्योंकि आप किसी की बीमारी का ठीक करने का दावा मत कीजिए। नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहूंगा। आप कह रहे हैं सनातन से मत जोड़िए या सनातन धर्म से मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूं भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां दोनों सनातन धर्म से जोड़ी जा सकती हैं। सनातन धर्म से दोनों को जोड़ा जा सकता है। वो कह रहे हैं इसको मत जोड़िए, उसको जोड़िए, उसको मत जोड़िए। सनातन धर्म सभी को जोड़ रहा है अपने साथ में। जो हमारे शास्त्र हैं वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है। उसमें ये बाबा जी भी आ रहे हैं और दूसरे बाबा जी भी आ रहे हैं, एक आम इंसान भी आ रहा है। भगवत गीता पढ़ता है जो व्यक्ति, जो वेद पुराण पढ़ सकता है, तो उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन अच्छे हो जाते हैं। अब ये बाबा जी जो कर रहे हैं, ये इनके पास जो सिद्धि है, वो सिद्धि अधिकतम भी सिद्धि होगी तो भी भौतिक ही मानी जाएगी। वो उन 14 भौतिक लोकों की सिद्धि है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोक हैं। स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, यज्ञ लोक, तप लोक, ब्रह्मा का लोक, ये सबसे ऊंचा लोक है। 14 भौतिक लोकों में जितनी सिद्धियां हैं वो भौतिक सिद्धि है, वो आध्यात्मिक नहीं है। ये तो मैं बता दूं। किसी का इलाज लेकिन कर भौतिक सकती को है। भी आप सनातन से जोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों सिद्धियां मैंने माना, आपने कहा क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर के पास भी एक भौतिक सिद्धि है, डॉक्टर भी इलाज कर सकता है। उसके पास भी ऑपरेशन करने की सिद्धि है। इसमें स्थूल सिद्धि भी होती है और सूक्ष्म सिद्धि भी होती है। जो रावण का विमान था वो सूक्ष्म था और जो इंडियन एयरलाइंस का विमान है वो स्थूल है। सिद्धि तो दोनों ही है ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि चमत्कारिक सिद्धियां जो हैं हमारे बाबाओं ग्रॉस के है पास, और एक सटल है। नहीं, जो चमत्कारिक सिद्धियां हैं बाबाओं के पास और जो दावा करते हैं कि आपके दुख दूर कर देंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, इनमें दम है आपकी नजर में? ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इससे अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल, में क्यों दम नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में सिद्धियां दी गई हैं, इलाज भी किया जा सकता है सिद्धि से। मैं तो ये कह रहा हूं, आप बाबा नीम करौरी के बारे में जानते हैं ना? जब पूरी दुनिया से जूलिया रॉबर्ट्स भी आ रही हैं, स्टीव जॉब्स भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं उनको देखने, मार्क जुकरबर्ग भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने। बाबा नीम करौरी इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेले में डुबकी लगाते थे, हिमालय से बाहर निकल जाते थे। सब जानते हैं उनके विषय में, कितनी दफा उन्होंने करके देखा। ये सिद्धि है और ये भी भौतिक सिद्धि है, ये भी आध्यात्मिक सिद्धि नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अर्जित की जाती हैं और उनसे यकीनन लाभ हो सकता है। अब कोई उस सिद्धि को कोई जो है कमर्शियलाइज कर रहा हो तो वो मैं कहूंगा गलत है। बाबा नीम करौरी ने कभी कमर्शियलाइज नहीं किया। और जहां तक मैं जानता हूं बाबा बागेश्वर धाम, मुझे जानकारी कम है, पर वो शायद किसी से पैसा नहीं लेते हैं, वो सब कुछ फ्री में चलाते हैं।
हालांकि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनको एंडोर्स नहीं कर रहा, पर यह जरूर कहूंगा कि सिद्धि को जो है आप उसका एक कार्टून शो नहीं बना सकते। आप किसी सिद्धि को लेकर के एक सर्कस नहीं चालू कर सकते। आप किसी सिद्धि को लेकर के टिकट बांट के लोगों को बुला करके कमाई करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वो सिद्धि लोगों की सहायता, उनकी सेवा के लिए होनी चाहिए। जिस दिन आपने पैसा लेना शुरू कर दिया उस दिन वो सिद्धि आपके हाथ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो तो दिव्य दरबार लगाते हैं, बाकायदा टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है, वो आवाज लगा के बुलाते हैं लोगों को, तो यानी कि इस तरह का डिस्प्ले करना ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। ये इस तरह के दिव्य दरबार नहीं लगने चाहिए। ये जादू टोना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा होता है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। आप मेरे को हो सकता है शायद फंसाएं इसमें, मैं जानकारी कम रखता हूं कि वो कितने लोगों को बुलाते हैं, पर मैं कहूंगा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो गलत नहीं दे रही हूँ। वहां पर हजारों लोग आते हैं और वो पूरा एक दरबार लगता है, बड़ा दरबार लगता है एक पंडाल में, जहां पे हजारों लोग होते हैं। माइक, कैमरा, मल्टी कैम, जिमी जिप सब होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है और बाकायदा मतलब पूरा जिसे कहते हैं एक पूरा शो होता है वो। तो वो उसको दिव्य दरबार का नाम देते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इससे अंधविश्वास फैलेगा। अगर कोई आदमी अपना बीमारी लेके डॉक्टर की बजाय, अस्पताल की बजाय बाबा जी की शरण में जाएगा तो इससे अंधविश्वास फैलेगा। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जादू टोना टोटका अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने। जी जी, मैं समझ आता हूं, मुझे जानकारी कम है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। पर जितनी जानकारी मेरी सीमित है वो उसको कमर्शियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पॉपुलराइज करने के बाद कमर्शियलाइज करे एक इंसान, तो ओवरली पॉपुलराइज करने में रिस्क तो है। उसमें अलग प्रकार की इच्छाएं भी जागृत हो जाती हैं। जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपके पास शक्ति आती है, तो अलग इच्छाएं भी जागृत होती है, तो उसमें डिविएशन की संभावना भी बढ़ जाती है। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अगर वो वास्तव में लोगों की सेवा कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं तो मैं उनको जरूर धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर लोगों की मदद हो रही है, सेवा हो रही है और किसी प्रकार से हो रही है और वो भी निःशुल्क हो रही है, तो फिर वो बधाई के पात्र हैं। तो फिर डॉक्टर या इस तरह की सिद्धियां इंसान किसे चुने? उन्होंने कभी ऐसा कहा है कि मैं क्या उन्होंने कभी कहा है कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ? नहीं, लेकिन अगर एक बाबा जी अपने दरबार में ही बीमारी ठीक कर देंगे तो एक गरीब आदमी अस्पताल की बजाय वहां जाना नहीं पसंद करेगा। ये तर्कशास्त्रियों के तर्क हैं। देखिए, मैं आपके सामने दोनों चीजें रख रही हूं। यहाँ पर हम किसी की तरफ नहीं है, बीइंग अ न्यूज चैनल हम आपके सामने दोनों पॉइंट्स रख रहे हैं। तर्कशास्त्री क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि मैं शास्त्रों में विश्वास रखता हूं और शास्त्रों में इस प्रकार की आयुर्वेद की, और आयुर्वेद से और पीछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अईमा, लगीमा, वशयिता, कामा वशयिता, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अगर ये बाबा जी के पास सिद्धि है और ये लोगों से पैसा लिए बिना उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मैं इसको कुछ गलत नहीं मानता। तो मैं इनके खिलाफ नहीं इसमें कहना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही मेरा वक्तव्य बिल्कुल क्लियर है, वो अगर इसे कमर्शियलाइज करेंगे तो वो शास्त्रों के खिलाफ है। जी, क्योंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर को जी, और खास तौर से आध्यात्म से जुड़ा हुआ डॉक्टर, उसको कमर्शियलाइज करना गलत माना जाता है। जी डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल जो सनातन को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है कि सनातन जो है वो कमर्शलाइज्ड हो रहा है। धर्मगुरु बहुत ज्यादा व्यापार की तरफ होते हैं। हम शुरू करते हैं कि शुरुआत प्रवचन से होती है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ जाते हैं। क्या सनातन की परिभाषा ये है आपकी नजर में? देखिए, कमर्शियलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सनातन धर्म का कमर्शियलाइजेशन, इसमें थोड़ी सी एक महीन लाइन है। देखिए, कुछ हद तक कमर्शियलाइजेशन गलत नहीं है अगर उसका इंटेंट ठीक हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक मंदिर है, उस मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक तरफ वीआईपी लाइन लगी है और एक तरफ 10 लाख लोग लंबी लाइन में लगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वीआईपी लाइन क्यों? क्योंकि उस आदमी ने भाई 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, इसलिए वो वीआईपी लाइन से आ रहा है। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि भगवान क्या पैसे से मिलेंगे, भगवान क्या पैसे से दर्शन देंगे? नहीं, ये बात नहीं। लेकिन जो किया जा रहा है वो ठीक, मैं आपको समझा देता हूं क्यों। अगर वही मंदिर वो 10 लाख लोगों को फ्री भोजन दे रहा है, अगर वही मंदिर 10 लाख लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, उनके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहा है, उनके लिए टेंट लगाया गया, उनके लिए सब सुविधा करी गई है, तो ये बेचारे जो 100 लोग वीआईपी हैं, इनके पैसे से ही किया गया है, तो उनको थोड़ी इज्जत देना गलत नहीं माना जाएगा। अब इसको एक आदमी कमर्शियलाइज भी कह सकता है और इसको एक आदमी इंटेलिजेंट
एंगेजमेंट और इंटेलिजेंट स्केलेबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है कि भाई ये वीआईपी इसलिए है क्योंकि ये इन 10 लाख लोगों का ध्यान रखते हैं। ये वीआईपी इनको एडवांस एंट्री मंदिर में इसलिए मिल रही है, बाकी भगवान सब जानते हैं। भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, उसकी भी देख रहे हैं, इसकी भी देख रहे हैं। भगवान तो सबको उसके क्या कहते हैं कि भावग्राही जनार्दना, भगवान केवल आपका भाव ग्रहण करते हैं, आपका चंदा ग्रहण नहीं करते, आपका डोनेशन ग्रहण नहीं करते। पर इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कई दफा अगर एक आध्यात्मिक साबुन भी बेचा गया और एक आध्यात्मिक तेल भी बेचा गया है ताकि इंस्टीट्यूशन रन करके हजारों लाखों लोगों को फ्री में भोजन कराया जा सके, तो उसको मैं गलत नहीं मानूंगा। ठीक है डॉक्टर वो बिंद्रा, कमर्शियलाइजेशन नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। लेकिन ये डिपेंड इस पे करेगा कि जो लीडर है वो सेल्फलेस है कि स्वयं के भोग के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने आप को प्रधान सेवक मानता है या इस इंस्टीट्यूशन का प्रधानमंत्री मानता है, अपने आप को प्रधान मानता है। यानी कि जो इनकम आ रही है वो कहाँ यूज हो रही है और कैसे यूटिलाइज हो रही है, करना चाहता है तो इंस्टीट्यूशन ठीक है। जी ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा देवी जी। इनकम का यूटिलाइजेशन कहाँ है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल जो है अभी हाल फिलहाल में क्योंकि कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और एक सवाल लगभग मैं क्योंकि लगातार इंटरव्यू कर रही हूँ तमाम कथावाचक जो बड़े संत हैं उन लोगों के, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, सनातन का बड़ा अपमान हो रहा है, सनातन को बॉलीवुड टारगेट पर कर लेता है, हमारे देवी देवताओं को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आपकी नजर में क्या कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, और क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है? नहीं, मैं ये सब सवालों का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं हूं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे और गेस्ट बुलाने चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें मेरी थोड़ी राय कम है। मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहता है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं भी बने तो भी हिंदू सबको साथ लेके चलेगा ही, और बन जाए तो भी सबको साथ लेके चलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि भगवान ने गीता के अंदर ना हिंदू बोला, ना सिख बोला, ना मुसलमान बोला, ना ईसाई बोला, भगवान ने एक जीवात्मा के लिए बात करी है। तो मैं इन पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट से दूर हूं। मैं भगवत गीता को मानता हूं, मेरे को इसके विषय में ज्ञान भी कम है। मुझे लगता है प्रश्न आपको किसी और से पूछना जी। डॉक्टर बिंद्रा, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में कपिल शर्मा के शो से भी होकर आए हैं और आपका बॉलीवुड से भी नाता रहता है, इन दिनों एक सवाल उठ रहा है, उस पर शायद मैं आपकी राय, आप कंफर्टेबल हूं तो शेयर कीजिएगा, कि ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाता है जहां पर हिंदू धर्म का तो मजाक उड़ जाता है, बाकी धर्मों को लेकर सेंसिटिविटी है, हिंदू धर्म को लेकर सेंसिटिविटी उतनी नहीं है। जब बॉलीवुड क्रिएटिव लिबर्टी जो है हर बार हिंदू धर्म के देवी देवता या उनके परंपराओं को लेकर ही क्यों आ जाती हैं? आप भी फिल्में देखते होंगे, आप भी टीवी सीरियल्स देखते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देखते होंगे, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं न्यूज नेशन के आप जो एंकर है देवी जी, आपको बधाई देता हूं। आप इतने अच्छे प्रश्न पूछ रही है जिससे आपने मुझे निरुत्तर कर दिया है। असल में मेरा बॉलीवुड को लेकर ज्ञान बहुत कम है और वो धर्म में क्या कर रहे हैं वास्तव में मुझे ज्ञान नहीं। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही पब्लिश करिए कि मैं इतनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मुझे बॉलीवुड की किसी पिक्चर के बारे में बात करें मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है बिजनेस की, स्टार्टअप की, इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। मुझे थोड़ी जानकारी भगवत गीता की है क्योंकि मैं वैसे पढ़ते रहा हूँ गुरुकुल में रह के, पर ये बॉलीवुड की जानकारी वास्तव में मुझे नहीं है। ठीक है, तो विवेक बिंद्रा जी, हम आपके साथ महसूस कर रहा हूँ लाइफ में निरुत्तर हुआ हूँ। नहीं, आपके चैनल ने मुझे निरुत्तर किया है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके साथ क्योंकि आज मुझे मालूम है कि आपकी मीटिंग्स भी हैं, तो इसीलिए अपनी इस कॉन्वर्सेशन को आज हम यहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों की आपसे जानना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, जिस पर हम जो एक समस्या है उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। जो आजकल लोग हताश हो जाते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, तो उस पर बतौर मोटिवेशनल स्पीकर जरूर मैं आपके साथ एक बार फिर से चर्चा करना चाहूंगी। आज आपके पास वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।